हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो हम लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि आप लोगों ने अब तक पढ़ा क्या क्या है। तो आपका चल रहा है क्लास 10 का जीरो टू हीरो बैच, जिसमें से आपने अभी 3 लेक्चर कंप्लीट किया है। तो इन 3 लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। इन 3 लेक्चरों में सबसे पहले टॉपिक आपकी आती थी कि आपकी वास्तविक संख्या शुरू कहाँ से होती है, यानी वास्तविक संख्या आती कहाँ से है। आप लोगों ने उस पर चर्चा किया था, यानी आपका लेक्चर जो पहला था उस पर आपने रियल नंबर के बारे में जाना, किस प्रकार से रियल नंबर आया था। फिर सेकेंड लेक्चर में आप लोगों ने क्या जाना, सेकेंड लेक्चर में यह जाना आप लोगों ने, वहाँ से आप लोगों ने जाना कि डिविजिबिलिटी होती क्या है, यानी विभाज्यता आप लोग जानोगे कैसे कि कैसे विभाज्यता को आप प्रदर्शित करते हो। विभाज्यता जैसे आप डिविजिबिलिटी करते हो, ठीक। अब इसी डिविजिबिलिटी को वेरीफाई किया था किसने, यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड जी ने, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसी डिविजिबिलिटी रूल को किस तरह से विस्तारित रूप दिया था उस पर आप लोगों ने बात किया था। यानी टॉपिक आपका तीसरा आता था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे आप बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अच्छा, फिर अगली बात आती थी आपकी, अगले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, यानी चौथी टॉपिक आपकी क्या निकल के आई थी। वहाँ से आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करते हो, तो एचसीएफ ज्ञात करने के आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, तो वहाँ से आप लोग एचसीएफ ज्ञात करते हो। तो उस एचसीएफ को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जी बताए, यानी यूक्लिड वैज्ञानिक तो थे, लेकिन वहाँ पे यह बातें दिया एल्गोरिथम के रूप में। अब एल्गोरिथम होता क्या था आप लोग जानिए। एल्गोरिथम होता है कि आप किसी कार्य को जब स्टेप बाय स्टेप करते हो तो वहाँ से बात निकल के आती है कि आप जब भाग देते हो तो आप भाग तब तक देते हो एचसीएफ निकालने वाले में कि जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आता है। तो शेषफल जब शून्य नहीं आता है तो जब भी भाग देते हो, यानी एक भाग जब शुरुआत होती है तो वहाँ से भाग देते हो तो लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर अगर दूसरी भाग देते हो वहाँ पे शून्य नहीं आता है तो उस वाले भाग में आप फिर वही क्रिया करते हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर अगली कंडीशन शून्य नहीं आया तो फिर वही बात करते हो, क्या करते हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ऐसे में आप लोगों ने जाना कि 3 क्लास हो गई हैं, जिसमें 3 क्लासों में आप लोगों ने अब तक यह सब बातें पढ़ी। तो पहला रियल नंबर आपका आता कहाँ से है, फिर डिविजिबिलिटी होती क्या है, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। तो इन 4 बातों पे आप लोगों ने बात किया। तो देखो एचसीएफ को निकालने के लिए कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न जब पूछता है तो उस प्रश्न के हिसाब से आते हैं। तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, आप तो साधारण रूप से जानते हो कि मान लेते हैं आपके टाइप फर्स्ट में पूछ लेता है। टाइप फर्स्ट क्या कहेगा आपका, टाइप फर्स्ट यही कहेगा कि आप क्या करो, मान लेते हैं 56 आ गया और 25 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, इस तरह से पूछ देगा। 56 और 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, वो भी कैसे, एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जब इस तरह से कहता है तो आप लोग जानते क्या हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देते हो, यह बातें करते हो। तो जब यह बातें करते हो तो आप जानते हो 25 गुना 50 होता है, 50 आ गया, बस यहाँ से आपका शेषफल आ गया 6। तो आपने पहली बार भाग दिया तो देखा कि शेषफल आपका शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो इसी वाली बात को यूक्लिड जी ने बताया कि हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करोगे आप लोग, बस इसी वाली बात को आप जानते हो, क्या लिखते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हो। आपका शेषफल शून्य नहीं आया तो ए आपका क्या है, 56 है, 56 बराबर बी बोले तो 25 होता है, क्यू बोले तो 2, आर बोले तो, यानी आप लोगों ने अभी भाग दिया कि यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि जो आपने भाग दिया है तो भागफल और शेषफल जो भी आया, शेषफल शून्य नहीं आया है। जब शेषफल शून्य नहीं आया है तो एक बार और भाग जाती है, जब अगली बार भाग जाती है किस में जाएगी, आपका बी का काम करने लगता है। यहाँ पे 25 जो होता है, यहाँ इस वाले भाग में तो बी था लेकिन इस वाले भाग में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
तो 6 3 का 18, 6 चौक को 24 आता है। जब 6 चौक को 24 आएगा तो यहाँ से आपका एक शेषफल बचता है। अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया, तो जब शेषफल शून्य नहीं आया तो इस वाली बात को फिर वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब लगाओगे तो इस वाली बात को आप लिखते क्या हो, अब यहाँ से a बन गया 25, अब b बन गया 6, अब q बन गया 4 प्लस 1 बन गया आपका शेषफल। अभी भाग पूरी तरह से गई नहीं तो फिर एक बार भाग देते हो 6 में, एक छमैया में 6 होता है। अब आपका शेषफल शून्य आ गया। तो इसी बात को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया। अच्छा, जब आपको सवाल में इस तरह से पूछ देगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप लोग एचसीएफ इस तरह से निकालोगे। अगर वैसा साधारण बोलता है कि 56 और 25 का एलसीएम ज्ञात करो, तो 56 और 25 का एलसीएम आप ये बातें ना लिख करके केवल यह बातें आप लोग लिख दोगे, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या एचसीएफ निकल के आया? एचसीएफ निकल के आएगा आपका। बात क्लियर हुई? तो पहली टॉपिक यही थी कि पहला एचसीएफ पूछने का तरीका यह होता है। सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड तरीका में आपको लैंग्वेज वाइज देखने को मिलता है। कहता है कि हाँ, अब वहाँ से लैंग्वेज में सवाल पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से इसको घटाने के बाद यह शेषफल प्राप्त होता है। टाइप नंबर सेकंड की बात आती है। टाइप आपकी सेकंड क्या कहती है? टाइप सेकंड यह कहती है कि मान लेते हैं, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो मान लेते हैं आपके पास, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी ये देखा था, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बात है, उसमें आपको 20 दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याओं में भाग देने के बाद वह मान लेते हैं शेषफल क्या मिलता है आपका? शेषफल सी एंड डी मिलता है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है जिससे भाग देने पर, यानी ए और बी में भाग देने के बाद सी और डी शेषफल बचता है। तो जब सी और डी शेषफल बचता है तो उसी सी और डी को ए में से सब घटा देते हैं, यानी इसमें से डी घटाते हैं इसमें से। तो यहाँ से आपने जाना था उस दिन कि पी और क्यू नंबर मिले थे। जब पी और क्यू नंबर मिले थे, अब इन्हीं का आपको एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो इनका जब एचसीएफ ज्ञात हो जाता है तो यही आपकी क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है? यही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या होने के लिए आपके लैंग्वेज वाइज सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मान लेते हैं वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 11 17 3 नंबर हो गए, 7 11 17 में भाग देने पर क्रमशः 2 1 और 2 शेषफल आता है। यानी कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 11 17 में भाग देने के बाद क्रमशः 2 1 2 शेषफल आता है। तो जब 2 1 2 शेषफल आता है तो आप लोगों को पता होगा कि क्या पता होगा? क्रमशः बोला है ना, तो 2 7 के लिए 2 शेषफल यह होगा, 11 के लिए शेषफल 1 होगा और 17 के लिए शेषफल 2 होगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो इतनी बात को आपको क्या करना है? सब घटा देना होगा। इसमें से आपको 7 में से अगर आप घटाते हो, क्या घटाओगे? 7 में से आपको क्या घटाना है? 2 घटाना है। फिर यहाँ से -1 करना है, फिर यहाँ से -2 करना है। तो यहाँ से आपको नई संख्या मिल जाएगी। नई संख्या क्या मिलेगी? यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा, यहाँ से 15 मिलेगा। अब इन्हीं का क्या करना है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ आपको 3 संख्याओं का निकालना होता है। तो क्या करते हो? पहली 2 संख्याओं को निकालते हो, फिर वहाँ से जो एचसीएफ आता है फिर उससे जो बची हुई संख्या होती है उसमें भाग देते हैं। अगर वह पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो वही आपका एचसीएफ होता है। तो बात क्लियर हुई? अब क्या करोगे? 5 से 10 15 का एचसीएफ निकालोगे। तो जब 5 15 10 का एचसीएफ निकालोगे तो सबसे छोटा नंबर आपका 5 है। 5 में आपको 10 से भाग देना होगा, तो 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ से तो कट गया। जब शेषफल 0 आ गया तो आप लोगों को यही ज्ञात करना है, शेषफल 0। तो अब इन दोनों का क्या एचसीएफ आया? यानी 5 10 का एचसीएफ क्या है? मिलके 5 आ गया।
अब इसी को 5 को उस बची हुई संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब बची हुई संख्या क्या है आपकी 15 है, 15 में आपको 5 से भाग देना होगा, 15 हो जाएगा। अब शेष पर 0 आ गए, यानी इन तीनों का आपका HCF कितना निकला, HCF आया 5। अब बारी बारी से यह सिद्ध कर सकते हो कि क्या आप 5 से 7 में भाग देते हो तो शेष 2 छोड़ती है, क्या आप 5 से 11 में भाग देते हो क्या शेषफल 1 आता है। आप 5 से 17 में भाग देकर देखोगे कि शेषफल क्या आता है, लास्ट में 2 आता है। तो उसी वाले 2 को आप कंडीशन को घटा देते हो तो आपका वहां से ओरिजिनल HCF निकल के आता है। तो बात क्लियर हुई। अच्छा, बात क्लियर हो गई तो आते हैं एक अगले सवाल पे। अगली टाइप आपकी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप आपकी थर्ड मिलती है। आपकी टाइप थर्ड के सवाल आपको पूछे जाते हैं। कहता है क्या कहता है कि दो संख्याओं का HCF, मान लेते हैं दो संख्याएं, एक संख्या n1 है, एक संख्या n2। दो संख्याओं का आप अगर HCF निकालते हो तो मान लेते हैं HCF आता है a, HCF आता है a। तो कहता है दो संख्याओं का HCF जो a होता है, कुछ भी HCF आता है, मान लेते हैं HCF को n1 इंटू x प्लस n2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान देना होगा, कह रहा है ना कि n1 और n2 दो संख्याएं हैं, n1 और n2 दो संख्याएं हैं, उनका HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है, HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास मान लेते हैं कोई नंबर है, आ जाओ भाई थोड़ा सा एग्जाम्पल में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक नंबर पूछता है, इससे जो लास्ट वाली टॉपिक निकलेगी इसी का ओरिजिनल रूप होगा, वहाँ से आपको x और y का मान निकालना होता है। आपके पास n1 के साथ x दे देगा और n2 के साथ y दे देगा, तो उस वाली टॉपिक को आपको x और y का मान ज्ञात करना होता है। वह सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा है, उसके हिसाब से आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक आपकी क्या थी कि आपके पास कोई नंबर n1 और n2 था, इसका जब HCF निकालते हो तो इसका HCF इस रूप का मिलता है, इस रूप का n1 इंटू x प्लस n2 के रूप में प्रदर्शित करता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आओ भाई थोड़ी सी हम बात करते हैं। मान लेते हैं आपका नंबर है, क्या है, मान लेते हैं 144 है और 30 और थोड़ा सा मान लेते हैं 76, यही दो नंबर है। तो कह रहा है कि इनका जो HCF होगा उसको हम इस रूप में लिखते हैं, किस रूप में, 144x प्लस 76 के रूप में लिखते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस रूप में लिखते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इनका आपको HCF फाइंड करना होगा। जब इनका HCF निकालोगे तो उसी HCF को इसके बराबर रख दोगे, अक्षांतर पक्षांतर करके गुणा भाग करोगे तो वहां से x का मान पता चल जाएगा। तो आओ भाई करते हैं। जब इस वाली बात को करोगे तो क्या मिलता है, यानी सबसे छोटा नंबर 76 है, तो 144 में भाग दोगे तो 76 दूना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 ज़्यादा, तो 76 एक कम, 76 एक बार भाग जाएगी। तो 10 में से 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना है, 13 बचा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। अब अगली बात आती है 68 में क्या करना, 76 से भाग। तो 68 एकदम क्या होगा, 68 होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आ जाओ भाई, यहाँ से भाग देते हैं। क्या भाग देंगे, 76, कलर चेंज कर लें, 76 भागे 144 करना है,
76 भागे 144 करना है। 76 भागे 144 आते हैं 76 एकदम 76 होगा, यहाँ से बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 13 में से 7 जाएगा 6, फिर आपको 76 में भाग देना है तो 68 का 68 बचेगा, यहाँ से आएगा 16 में से 8 जाएगा 8, फिर 68 से भाग दोगे 88 64 8 9 72 88 64 88 64 4 बचेगा। अब 4 से आपको किस में भाग देना है, 8 में भाग देना है, तो 4 दूनी यानी एचसीएफ आपका कितना निकला, 4 निकला। तो इसी एचसीएफ को प्रदर्शित करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके बराबर रखना होगा। किसके बराबर, 144 x प्लस 76 के बराबर रखना होगा। तो आओ भाई चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आपका एचसीएफ कितना आया, 144 कामा 76 का एचसीएफ आपने प्राप्त किया। एचसीएफ कितना आया, 4 आ गया। अब इसी 4 को आपको क्या करना है, 144 x प्लस 76 के रूप में प्रदर्शित करना। तो जब प्रदर्शित करना है तो अब क्या करोगे, अब इसी को इसके बराबर रखना है तो रखो भाई 4 बराबर 144 x प्लस का 76। तो यहाँ से अब 76 को इधर लाओगे, आपको x का मान चाहिए। तो देखो भाई इस सवाल को केवल समझना है, उत्तर में जो भी आएगा बात अलग की बात। तो 4 माइनस करोगे 76 हो जाएगा, अब बराबर 144 x आ जाएगा। अब यहाँ से 76 में से 4 जाएगा तो माइनस का 72 आ जाएगा, और 44 को इधर लाओगे 301/14। यही आपका क्या निकला, x का मान निकला। यहाँ पे अंक थोड़ा सा इधर उधर थे तब का आपका मान कितना आ गया, -72/144। तो ऐसे सवाल को समझने के लिए आपके पास थोड़ी सी बात क्या थी, बात यही थी कि आपने टाइप 1 टाइप 2 के सवाल देख लिए, टाइप 3 की बात आती है तो टाइप 3 में यह इंपॉर्टेंट बात निकलती है, यदि आपके पास 2 नंबर n1 और n2 हैं। देखो भाई n1 और n2 हैं तो इनका एचसीएफ जो होगा इस रूप का होगा। देखो जरूरी नहीं है कि जो आपने यह मान लिया है, समझो बात को, जरूरी नहीं है कि यह आपने जो मान लिया है उसी के रूप में यह मान रहे ना, कुछ अलग भी हो सकता है। इस वाले टाइप में तो अलग होगा, लेकिन जब आपको x और y मिश्रित रूप होंगे तब वहाँ से अलग नहीं देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से देखो n1x इंटू n2 लिए तो आपको क्या करना होगा, बस इन्हीं दोनों का आपको डायरेक्ट एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जब एचसीएफ निकाल लोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि एचसीएफ कितना आया, 4 आ गया। जब एचसीएफ 4 आ गया तो कह रहा है सवाल में कि इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जब इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो आप लोगों ने अभी देखा कि आपने 144 और 76 का एचसीएफ निकाला तो क्या आया, 4 आया। जब 4 आया तो इसी को किसके बराबर रखना होगा, 144 x प्लस 76 के रूप में। बस आपने रख दिया, तो रखने के बाद आपने इधर उधर पक्षांतर किया तो x का मान पता चला। तो जब x का मान पता चला तो यही आपकी आती है थर्ड टॉपिक। तीसरी टॉपिक, अब इस बेस कुछ और सवाल लगा लेते हैं। देखो आपके पास मान लेते हैं आपने लिया था n1 और n2 कोई था, टाइप नंबर इसी में ले लेते हैं। अगला टाइप 4 आ जाता है इसी के रूप में। मान लेते हैं n1 और n2 लिया आपने, कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ होगा, वह इस रूप में होगा। मान लेते हैं कोई अगला नंबर दे देता है, कोई अगला नंबर मान लेते हैं आ जाता है, देखो रख लो भाई a इंटू एक्स प्लस बी, a इंटू एक्स प्लस का b। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब x का मान ज्ञात करना, अब देखो उस सवाल में आप लोगों ने देखा था कि n1 और n2 के साथ x था, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे a है वहाँ पे b है, तो मान भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड टाइप इसकी पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग हो सकते होते हैं, ठीक ना। तो आते हैं बात करते हैं इस पे बात क्या करनी है, बस साधारण कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जब एग्जाम्पल लोगे तो मान लेते हैं आपके पास कोई आता है नंबर 65 आता है और 170 आता है, 170, ठीक। तो 65 और 170 आता है, इसके एचसीएफ को यह रूप प्रदान कर दो। ये कोई संख्या मान लेते हैं 58x हो गया प्लस 76 हो गया, यानी a और b अलग संख्या मिल गई। तो जब a और b अलग संख्या मिली तो आपको क्या करना होगा, इनका पहले तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा।
जब पहले आप एचसीएफ ज्ञात करोगे तो एचसीएफ का ज्ञात कैसे होता है आपको साधारण रूप पता है। देखो भाई, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आसान तरीका तो भाग विधि है, लेकिन अगर आप फैक्टर ज्ञात करते हो, फैक्टर ज्ञात जब करते हो तो वहाँ से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है, यानी एचसीएफ का अर्थ ही होता है, क्या होता है, एचसीएफ का अर्थ ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आप 65 का फैक्टर लिखोगे और 117 का फैक्टर लिखोगे, जो सब में सबसे बड़ा दिखाई देगा वही आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बात क्या निकली, आप फैक्टर से जब ज्ञात करोगे तो 13 5 65 होगा, 13 9 117 होगा। यानी जब फैक्टर की बात आती है, थोड़ा फैक्टर से देख लो, जब फैक्टर निकालोगे 65 का तो 65 को आप लिख सकते हो क्या, 13 5 65, यही हो सकते हैं उसके फैक्टर। अब जब 117 का निकालोगे तो क्या हो सकता है, 3 × 3, यानी आप 9 लिख सकते हो, गुणे 13 9 117 होता है, यही ना। आ जाओ, 13 होगा, 13 × 9 डायरेक्ट लिख लो, यही होता है। तो आपको दिख रहा है इनका फैक्टर निकला 65 का 13 × 5, 117 निकला 13 × 9। 13 × 5 और 13 × 9 में सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन हो लेकिन हाईएस्ट भी हो। तो हाईएस्ट है, कॉमन है का 13 आपका, तो यही आपका साधारण रूप से हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका आपने एचसीएफ देख लिया, एचसीएफ कितना आया, 13 आ गया। जब 13 आ गया तो सवाल में यह कह रहा है कि इस 13 को इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, किस रूप में, 58x + 76 के रूप में। तो आओ भाई, आपके पास एचसीएफ आया 13, इसी 13 को आपको 58x + 76 के रूप में प्रदर्शित करना है। जब प्रदर्शित करना है तो अब बात आती है कि आपको x का मान चाहिए, तो x का मान लाने के लिए आपको 76 को इधर लाना होगा, बराबर 58x आ जाएगा। बोलो, जब 58x आ जाएगा तो 13 में से 76 यानी 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये भी माइनस का होगा। जब आप x का मान निकालोगे तो यही 58/3 आ जाएगा, यहाँ से निकलता है आपका x का मान। तो आपने पिछली वाली क्लास में, पिछले वाले टॉपिक में क्या देखा था, वही बात है, बस तुलना आपको करनी है। आप लोगों के पास n1 और n2 लिए थे, क्या लिए थे, n1 और n2 लिए थे, तो उसमें कह रहा था कि n1 के ही संबंध में आता है और n2 भी शामिल होता है। तो इस रूप में प्रदर्शित करते हो तो वहां से आपने उसी क्रियाकलाप को करते हुए x का मान पता किया था। तो जब नेक्स्ट में आओगे तो नेक्स्ट में भी वही बात थी, थोड़ा क्या किया था, इसको चेंज कर दिया, यानी n1 के स्थान पे a ले लिया और n2 के स्थान पे b ले लिया। तो फिर वही बात आती है कि इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा, एचसीएफ को क्या करना होगा, इसी के रूप में, इसी के बराबर कर देना होगा। जब इसके बराबर करोगे तो वहां से आपको पक्षांतर अक्षांतर करोगे तो इसका मान पता चलेगा। तो भाई आते हैं अगली क्लास पे, अगली टॉपिक पे। अगली टॉपिक आपकी आती है इसी प्रकार की है। अगली टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल पूछता है 3-4 नंबर में, टाइप आपकी 5 आती है। टाइप क्या है, बस उसी का थोड़ा सा वर्जिनल रूप है। यानी अगर आपके पास 2 नंबर हैं, क्या हैं, 2 नंबर इस प्रकार हैं n1 और n2, कहता है कि n1 और n2 का जो एचसीएफ निकलता है, क्या निकलता है, n1 और n2 का जो एचसीएफ निकलता है, क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है, उसको आप लोग n1x प्लस n2y के रूप में प्रदर्शित करते हैं, y के रूप में प्रदर्शित करते हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x एंड y का मान। क्या भाई इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ऐसे सवाल को आप करते क्या हो, ठीक उसी प्रकार से चलते हो, लेकिन यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप इसे पिछली वाली बातों में क्या किए थे कि डायरेक्ट आप क्या करते हो, भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालते हो। तो एचसीएफ निकालने के बाद आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं किया, तो एल्गोरिथम का जब प्रयोग नहीं किया तो वह साधारण रूप से आ जाता है। लेकिन
जो आपके पास n1 और n2 दे दिया और कहता है उसका HCF जो होगा वह इस रूप में n1x प्लस n2y के रूप में लिखा जा सकता है, n2y के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको x और y का मान चाहिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपके पास थोड़ी सी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आना होगा। तो आते हैं थोड़े से आसान सवाल से बात करते हैं। आसान सवाल क्या, थोड़ा सा टाइप 5 का सवाल है, तो इसको ध्यान से देखना होगा। 3 नंबर में पूछता है आपका, 2 से 3 नंबर में जरूर आता है ऐसे सवाल। तो ऐसे सवाल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, कोई ले लो भाई, 65 ले लो और 117 ले लो। वही 65 और 117 को क्या करते हैं, इसका जो HCF होता है, क्या होता है, इसका HCF जो निकलता है उसको आप यह रूप दे देते हो। कौन सा रूप? यानी 65x प्लस 117y। तो x कामा y का मान ज्ञात कीजिए। जब x कामा y का मान पूछता है तो अब आ जाओ स्टेप बाय स्टेप काम को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से अपनी निगाहें बोर्ड पे जमाए रखना। तो बोर्ड पे जब जमाए रखोगे तो यहाँ से सबसे पहले तो बात आती है इसका HCF होता क्या है। तो जब इसका HCF निकालना होगा तो आप अगर फैक्टर का प्रयोग करोगे तो वहाँ से फैक्टर का प्रयोग करने का अर्थ नहीं निकलता है इस सवाल में। ऐसा सवाल कहता है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से चलना होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जब चलोगे तो यहाँ से लिखोगे आप HCF ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स लगाओगे तो आपके पास पहला नंबर 65 है, 117 में आपको भाग देना। तो 65 एकम होता है, 65 एकम 65। तो भाग कितनी आएगी? 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे बचे 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा, यही ना, 6 5 11। अच्छा, आप लोगों ने इतनी भाग दे लिया तो आप लोगों ने इतनी भाग देने के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है, इसको सबसे पहले तो आप लगाओ क्या, 117 बराबर 65 इंटू 1 प्लस का 52, 65 इंटू 1 प्लस का 52। ठीक, अब जब ये कंडीशन लागू हो जाती है तो आप आता है दूसरा कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आई? अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो एक बार और भाग देते हो। जब एक बार और भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 65 में देना होगा आपको, तो 52 एकम 52 मिलेगा। कितना आएगा? 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। फिर अब भाग दोगे तो फिर जब भाग दोगे तो भाग देने से पहले आपको क्या लगाना होगा? वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आओगे तो यही 65 बराबर निकलता है, क्या निकलता है? 52 गुणे 1 प्लस का 13। बात क्लियर हुई? अब क्या करोगे? फिर अगली बार भाग जाएगी 52 में, तो जब 52 में दोगे तो क्या मिलेगा आपका? 13 चौको 52, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इस पे भी वही लगाओगे, क्या लगाओगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस का 0। अब थोड़ी सी बात ध्यान क्या देना होगा आप लोगों को, इस वाले सवाल को लगाने के लिए आपको ऊपर से नीचे की ओर चलना होगा। जब ऊपर की नीचे की ओर चलोगे तो आपको जो लास्ट वाला जिसमें आपका शेषफल 0 आया रहा होगा उस वाली पोजीशन को छोड़ते हैं। बात समझो थोड़ी सी, यानी इसको जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके पास एक भाग यहाँ दिया गया तो एक आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे बना। तो आपने सेकेंड भाग दिया तो एक आपका यह बन गया, आपने थर्ड वाले भाग दिया तो एक आपका यह बन गया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका शेषफल मिल रहा है वह शून्य मिल रहा है। तो जब शून्य मिल रहा है तो आपको सवाल में कहता है ना कि HCF के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? HCF के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जब HCF के रूप में प्रदर्शित करोगे तो इस वाली समीकरण में कहीं पे HCF दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है लेकिन अकेला नहीं है, यहाँ पे गुणे में है। जब गुणे में है तो इसका आप लोग पक्षांतर उक्षांतर करोगे तो वह बटे में चला जाएगा। जब बटे में चला जाएगा तो हमको चाहिए क्या? सीध सीध में चाहिए, यानी आपके पास यह आपका HCF रहा होगा, इसी के बराबर कुछ संख्याएं रही होंगी।
तो जब इससे तुलना करते हो तो वहाँ से आपका x और y का मान पता चलता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे HCF प्लस में है नहीं, तो क्या करते हैं आप उस वाली पोजीशन को छोड़ देते हैं। जब उस वाली पोजीशन को छोड़ते हैं तो समीकरण नंबर 1 इसको मानते हो। जब समीकरण 1 इसको मानते हो तो यहाँ से आपको समीकरण 1 से लिखना क्या होगा, क्या लिखना होगा, 65 बराबर 52 गुणे 65 बराबर 52 गुणे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से आओगे तो बात क्या आती है, यानी आपको लिखना होगा ना 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस का 13। अब भाई आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, ध्यान क्या देनी होगी कि जहां पे आपका शेषफल रहा होगा, यानी शेषफल के बराबर कुछ बातें मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पे शेषफल का मान निकालोगे तो यह सब चीजें उठ के क्या चली जाएंगी, 65 के पास घट जाएंगी। तो वही बातें हैं, आपको HCF भी चाहिए और शेषफल का मान भी चाहिए, तो आपको HCF बाहर रहेगा, बराबर हो जाएगा। यह जब 52 उधर उठ के जाएगा तो 65 माइनस 52 गुणे 1 होगा। एक बात क्लियर हुई? तो यहाँ से एक बात क्लियर निकल के आई क्या कि 13 बराबर 65 माइनस 52 गुणे 1 लिख सकते हो। यानी आपने HCF आपका 13 है तो 13 को आपको किस रूप में लिखना होगा, 65 माइनस 52 गुणे 1। तो यहाँ से बात निकल के आई। अच्छा एक बात और दिख रही है कि जो आपका समीकरण बना वहां पे 52 जो है, 52 यहाँ पे दिखाई दे रहा है समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 में 52 दिख रहा है तो अगर आप 52 का मान उठा के वहां पे रखते हो तब क्या होता है, यहाँ से आ जाओ समीकरण 2 से, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से आओगे तो यहाँ से पता क्या चलता है, 52 बराबर क्या निकालोगे, 170 माइनस 65 गुणे 1 होगा, 170 माइनस 65 गुणे 1 होगा। बात ध्यान से समझो। अब आपको 52 जो दिखा भाई इसका गुणा भाग मत करने लगना, जब गुणा भाग करने लगोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपको रूप भी लाना है किसमें, 65x और 170y के रूप में लाना है। तो जब गुणा भाग करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो आप 52 के स्थान पे यह बातें रख दो। अब समीकरण इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 52 का मान रखने पर, जब 52 का मान रखोगे तो आता क्या है, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, इस साइड दिखाई दे रहा होगा। हाँ तो 52 का मान रखो भाई समीकरण 3 में, तो जब रखोगे तो क्या मिलेगा, 13 बराबर मिलेगा 65 माइनस का, अब 52 के स्थान पे रखना क्या है आपको, 170 माइनस 65 गुणे 1 बोले तो कुछ ना, बाहर भी 1 रहेगा, वहाँ 52 गुणे 1 है तो बात क्या बनेगी, अब क्या होगा कि 65 जो है माइनस के साथ अंदर जाएगा, यानी माइनस बाहर है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे कंडीशन बनती चली जा रही है, क्या होगा माइनस 170 आएगा, लेकिन यह जो माइनस होगा वह प्लस बना देगा, 65 गुणे 1 बोले तो 65। बात समझ में आई? जब 65 गुणे 1 बोले तो 65 होता है। अब देखो अब क्या करोगे, एक 65 यहाँ है, एक 65 वहाँ है, तो 65 एक 65 और एक 65 मिलके 2 65, यानी 13 बराबर 2 गुणे 65 माइनस 170 और गुणे 1 कर सकते हो, बोलो भाई, गुणे 1 कर सकते हो। तो जब कर सकते हो तो बस आपका कुछ उस रूप का दिखाई देने लगा। आपका यही बात थी ना, क्या बात थी, 65x प्लस 170y। अब आ जाओ इस रूप में बनाने के लिए थोड़ी सी हम कलाकारी करते हैं। क्या कलाकारी करेंगे, हाँ तो आ जाओ भाई, यह 13 बराबर दिया है, 13 बराबर दिया है, अब आप लिख सकते हो 65 गुणे 1 यानी 2। अब देखो बीच में आपको यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस बनाने के लिए आप क्या कर दो, इसको प्लस कर दो और 170 के साथ क्या कर दो, माइनस का 1 कर दो। अब इसी से तुलना कर दो, आपका 13 बराबर उतना दिया है और 13 बराबर इतना दिया है, तो इसी 13 का मान वहां रख दो, यानी HCF बराबर कितना आपको रखना होगा, ये बातें
कौन सी बातें, 65x प्लस 117y बराबर क्या रहेगा, 65 गुणे 2 प्लस का 117 गुणे माइनस का 1। यह बातें होंगी। तो यह बातें होंगी तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब बातें तो वही है, लेकिन x के स्थान पे 2 आ गया और y के स्थान पे -1 आ गया। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि x का मान जो आएगा वह 2 आएगा और y का मान जो आएगा वह 1 आएगा। आसान बात थी, थोड़ी सी है कंसेप्चुअल लेकिन आसान बात है। थोड़ी सी आप स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसान लगेगी। देखो एक बार फिर से हम इसी पे चर्चा करते हैं। कहता है कि n1 और n2 दो संख्याएं हैं, उनका आप HCF निकालते हो तो n1x प्लस n2y के रूप में आता है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार से सवाल देता है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना होगा जो संख्याएं दी होंगी। बात समझ में आई। तो जब दो संख्याएं दी हैं उनका आपने HCF निकाला किस प्रकार से, यूक्लिड डिवीजन यानी भाग विधि से आपने HCF जानते हो। तो वही स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें यह होंगी, क्या होंगी कि आप जय बार भाग दोगे तय बार यह कंडीशन बननी होगी। जब यह कंडीशन बनेगी तो इन्हीं कंडीशनों पर बात करनी है हमको। जब इन कंडीशनों पर बात करनी है तो आपको सबसे पहले बात यह करनी होगी कि अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो उस वाले समीकरण को आपको नहीं लेना होगा। उसके पहले जो बात आती है आपके पास, जहाँ पे आपको HCF प्राप्त होता है, जहाँ पे आपको कुछ शेषफल प्राप्त होता है, उसी वाले समीकरण को लेते हैं। तो आपको पता है कि 13 आपका यहाँ शेषफल है और 13 आपका HCF भी है और HCF को ही आपको इस रूप में दर्शाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी समीकरण में बात करोगे। जब इस समीकरण में बात करोगे तो वहां से 13 का मान निकालोगे तो यह आएगा, आपका समीकरण 3 बनेगा। तो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 52 इसमें भी है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में अगर हम 52 का मान निकाल के समीकरण 3 में रख देते हैं तो वहां से कंडीशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखो भाई, आप माइनस वाली बातें जो माइनस घट रहा है उसको घटाना बढ़ाना उसी तरह से आपको लाना होगा। तो देखो आपने यहाँ से 52 का मान निकाला तो 117 माइनस 65 गुणे का है 13 बराबर इतनी बातें। तो इतनी बातें आपने सॉल्व की है तो इस रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन प्राप्त क्या करना, हमको प्लस बीच में लाना है। जब बीच में प्लस लाना है तो 13 बराबर 65 गुणे 2 प्लस का 1 कर सकते हो, प्लस 17 गुणे माइनस 1 कर सकते हो। ठीक, तो वहां से पता चला कि आपने इससे और इससे तुलना किया तो x का मान 2 और y का मान -1 पता चला। तो देखो ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से सवाल पर आने का तरीका, इस सवाल को आने का ज़्यादा संभावना होती है। यानी अगर आपको लैंग्वेज वाइज सवाल पूछता है, अगर आपके पास दीर्घ उत्तरीय, इसमें दीर्घ उत्तरीय पूछता है तो यह 2 से 3 नंबर में जरूर पूछेगा। बात क्लियर हुई। तो बस आज के लिए इतनी टॉपिक पर चर्चा हुई। तो आप लोगों ने सब बातें जानी। अब इसी वाली बात को हम थोड़ी सी आगे चर्चा बढ़ाएंगे तो उसमें से आपको कुछ अच्छी टॉपिक निकल के आएगी। अच्छी टॉपिक क्या होगी अब हम अगले सवाल में बताते हैं, अगले टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम विकास ट्यूटोरियल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपको PDF मिलती जाएंगी और हमारे ऐप भी आपके पास है तो ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ से आपको डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।